कि जब हम प्रोविजन बना लेते हैं तो उस प्रोविजन के अगेंस्ट हम एक लायबिलिटी बुक कर लेते हैं, ठीक है। एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं और लायबिलिटी को क्रेडिट कर देते हैं, राइट। या अच्छा, होता ये है कि जब हमने प्रोविजन बुक कर लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अब होता ये है कि एक प्रोविजन जो बुक जिसने किया है, नॉर्मली रिटेलर वारंटी देता है, तो अगर रिटेलर ने एक प्रोविजन बुक कर लिया तो अल्टीमेटली वारंटी का क्लेम तो होलसेलर देगा या मैन्युफैक्चरर देगा। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक पार्टी बुक तो कर लेती है प्रोविजन, लेकिन अल्टीमेटली वो जो अमाउंट उसे देना है वो उसे किसी थर्ड पार्टी की तरफ से रीइंबर्स हो जाता है। जैसा अगर रिटेलर ने प्रोविजन बुक किया है तो होलसेलर उसे कंपनसेट कर देगा, सही है। होलसेलर ने बुक किया है तो मैन्युफैक्चरर उसे कंपनसेट कर देगा। तो दिस के अगर आपको प्रोविजन के अगेंस्ट अमाउंट रीइंबर्स हो रहा है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? उस रीइंबर्समेंट को, रीइंबर्स का मतलब है पैसा वापस मिलना, सही। जी। अब देखिए, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आप एक रिटेलर से फॉर एग्जांपल तुमने एक मोबाइल परचेज किया, ठीक है। रिटेलर ने तुम्हें एक वारंटी कार्ड दिया, तुमने उससे कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं कहाँ जाऊँ? उसने कहा मेरे पास आ जाना, आई एम रिस्पॉन्सिबल, सही है। सो दिस मीन्स दैट के रिटेलर को प्रोविजन बनाना चाहिए। लेकिन रिटेलर जब वो प्रोविजन बनाएगा और अगर वारंटी क्लेम आता है वो उसको सेटिस्फाई करता है तो होलसेलर जो है ना उसको कंपनसेट करेगा। अगर उसे कोई कंपनसेशन मिलनी है तो दिस इज कॉल्ड रीइंबर्समेंट ऑफ प्रोविजन। ओके। अब रीइंबर्समेंट को वो क्या रिकॉर्ड करेगी कि उसे रीइंबर्समेंट में बेनिफिट मिलेगा, क्या उस बेनिफिट को उसे रिकॉर्ड करना चाहिए, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ओके। if some or all of the expenditure required to settle a provision is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement should be recognized as a separate asset and not as a reduction of the required provision. So हम reimbursement को क्या रिकॉर्ड करेंगे? हम reimbursement को separate asset रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है when it is virtually certain that reimbursement will be received if the entity settles the obligation. कंडीशन क्या है कि चांसेस रीइंबर्समेंट के क्या होने चाहिए? वर्चुअली सर्टेन होने चाहिए। वर्चुअली सर्टेन का मतलब है मोर देन 95% चांसेस, इसको कहते हैं वर्चुअली सर्टेन। तो अगर मैं प्रोविजन बुक कर रहा हूं और मुझे पता है कि प्रोविजन मुझे थर्ड पार्टी कंपनसेट करके देगी, तो अगर चांसेस 95% से ज्यादा हुए तो मैं एसेट रिकॉर्ड करूंगा, वरना मैं एसेट रिकॉर्ड नहीं करूंगा। और अगर एसेट ये बनता है तो फिर मैं एंट्री पास करूंगा, एसेट अकाउंट को डेबिट करूंगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। एसेट में रिसीवेबल के नाम से बुक कर सकता हूँ। अच्छा, अगर चांसेस लेस देन 95% से कम हो लेकिन 50% से ज्यादा हो, सही है। सो इन दिस केस ये एसेट रिकॉर्ड नहीं होगा, फिर इसे हम कॉन्टिजेंट एसेट कहेंगे। आगे जाके बताऊंगा कॉन्टिजेंट एसेट के साथ क्या करते हैं, सही है। अगर लेस देन 50, अगर ग्रेटर देन 50 हुआ और 95% तक चांसेस हुए तो कॉन्टिजेंट एसेट होगा, और लेस देन तब भी कॉन्टिजेंट एसेट होगा। ओके। लेकिन कॉन्टिजेंट एसेट का जो ट्रीटमेंट है वो 50% से ज्यादा वाले का अलग होता है, लेस देन 50 से वाले का अलग ट्रीटमेंट होता है, ठीक है जी सर। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमने प्रोविजन बनाया, से सपोज हमने प्रोविजन बनाया, यू कैन से दैट कि हमने प्रोविजन बनाया 50,000 का, सही है। ओके। तो रीइंबर्समेंट 50,000 हो सकता है, लेस देन 50,000 हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, सही है। द अमाउंट रिकग्नाइज्ड शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ द प्रोविजन। जो अमाउंट रिकग्नाइज करेंगे वो प्रोविजन की वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है, अमाउंट होता है उससे ज्यादा नहीं हो सकता ना सर। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोविजन 10,000 का है तो रीइंबर्समेंट 10,000 का होगा या लेस देन दैट होगा, ओके। ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ओके। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए रीमेजरमेंट, ये मैंने बता दिया था।
कि हर साल बैलेंस शीट डेट के ऊपर प्रोविजन को रीमेजर करते हैं, दोबारा रीएस्टिमेट करते हैं. सो रिव्यू एंड एडजस्ट प्रोविजन एट ईच बैलेंस शीट डेट. अब उसमें क्या होगा, जब हम इसे रिव्यू करेंगे तो या तो प्रोविजन इंक्रीज हो रहा होगा या प्रोविजन डिक्रीज हो रहा होगा. इंक्रीज होगा तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे, डिक्रीज होगा तो इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे. ओके. और अगर हम कहते हैं कि प्रोविजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आउटफ्लो की कोई जरूरत नहीं है, प्रोविजन हमने बनाया था लेकिन आउटफ्लो की जरूरत नहीं है, तो हम प्रोविजन को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे. और रिवर्स करने की एंट्री के पास होगी, प्रोविजन को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. आईएएस पढ़ते हुए ये जो एंट्रीज में बता रहा होता हूँ ना कि इंक्रीज इन प्रोविजन, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो, डिक्रीज को इनकम, ये इंपॉर्टेंट होती है. ओके. सही है. आप कुछ तो स्पेसिफिक, आपने जो भी एंट्री दिए हैं वो सब लिखने याद करना है ना सर? अब कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस, कुछ खास प्रोविजंस, सिचुएशंस में प्रोविजन डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं. अब हम उनकी डिस्कशन कर लेते हैं कि वो खास प्रोविजन या वो डिफरेंट प्रोविजन क्या होता है. देखो, एक होता है जिसको कहते हैं इन्वायरमेंटल प्रोविजन. सही है. तो मैं यहाँ कर देता हूँ इन्वायरमेंटल प्रोविजन. अब ये इन्वायरमेंटल प्रोविजन क्या होता है? ये इन्वायरमेंटल प्रोविजन ये होता है, देखो फॉर एग्जांपल हमने एक एसेट खरीदा 500,000 का. सही है. उसकी लाइफ है 10 years. आफ्टर 10 years देयर इज अ लीगल रिक्वायरमेंट दैट हमें उस एसेट को वहां से रिमूव करना है जहां पर हमने उसको इंस्टॉल किया था. तो उसके ऊपर जो रेस्टोरेशन कॉस्ट आएगी वो एक लीगल ऑब्लिगेशन है. सही है. उस रेस्टोरेशन कॉस्ट के लिए हम प्रोविजन बना सकते हैं आज. मसलन डिसमेंटलिंग कॉस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 50,000 होगी 10 years के बाद. ओके. तो जब हम प्रोविजन बनाएंगे इसका, तो उस प्रोविजन को हम प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में बनाएंगे. क्या फाइंड आउट करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू. उसके लिए तुम्हें कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए होगा, डिस्काउंट रेट वो एग्जाम में गिवन होगा. तो फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%. अब प्रोविजन बुक करने के लिए सबसे पहले तुम क्या करोगे, 10% का 10 years का डिस्काउंट फैक्टर फाइंड आउट करो. जी. सही है. तो वो डिस्काउंट फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए या तो तुम्हारे पास टेबल होना चाहिए, या फिर तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए. है? जी सर. निकालो. ओके. मिला? जी सर. सर कितना? फर्स्ट वन 0.09 राइट. 10% का 10 years का 10 साल का करना है. एंटिटी फैक्टर फाइंड करना है सर. नहीं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. चलो मैंने निकाल लिया, छोड़ो. ओके. 10% का 10 साल का फैक्टर होता है 0.386. सही है. जी. अब 50,000 को 0.386 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आता है? 5,000
50,000 right? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.386 90,300. कितना? 19,300. 19,300 ये प्रोविजन की प्रेजेंट वैल्यू आ गई, सही है। जी अब क्योंकि ये एसेट को रिस्टोर करने की कॉस्ट है, तो हमने IAS 16 में पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ द एसेट के अंदर उसे वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो मैं ये प्रोविजन जो है एसेट की जी कॉस्ट में ऐड कर दूंगा। तो एसेट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? एसेट की कॉस्ट हो जाएगी 500,000 का हमने एसेट खरीदा और प्रोविजन कितना है? 30,300. एसेट की कॉस्ट हो जाएगी 51930 और हम एंट्री जी पास करेंगे, एसेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बैलेंस शीट में एसेट जाएगा 519,300, कैश क्रेडिट होगा जो हमने अभी पे किया है 500,000 और प्रोविजन को क्रेडिट कर देंगे 19,300 से। जी लास्ट क्लास में हमने प्रोविजन पढ़ा था तो हम एंट्री पास करते थे एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, लेकिन कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जिसमें प्रोविजन क्रेडिट तो होता है लेकिन डेबिट एक्सपेंस नहीं होता, एसेट डेबिट होता है। ओके उसकी एक एग्जांपल ये है इन्वायरमेंटल प्रोविजन, ओके सही है। अब हमें अल्टीमेटली 10 साल के बाद पे कितना करना है? 50,000, जी लेकिन हमने प्रोविजन किस पे बुक किया है? 19,300। 300. इसका मतलब है हर साल इस प्रोविजन की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसमें इंक्रीज आएगा और उस इंक्रीज के लिए एक वर्ड कहा जाता है अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। ये रिकॉर्ड करेंगे हम हर साल। ओके अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट कैसे निकालेंगे और उसकी एंट्री क्या होगी? 19,300 मल्टीप्लाई बाय 10%, 1930। ये एक साल का अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट आ गया। ओके अब प्रोविजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्रोविजन हो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर 1930, इसमें ऐड हो जाएगा। कितना हो गया प्रोविजन? बैलेंस शीट की वैल्यू 21 230. सही है। जी सर. ये प्रोविजन सर की हम लोग क्या कह रहा हूँ? जी सर. क्या कह सर रहा हूँ? हम लोग को प्रोविजन में हर साल डिस्काउंट अनवाइंडिंग डिस्काउंट होता है वो ऐड करना चाहिए क्या प्रोविजन में हाँ, हर साल? अगर प्रोविजन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में रिकॉर्ड हो रहा है तो, हाँ अगर प्रोविजन तो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं हो रहा फिर नहीं करेंगे। ओके जो भी चीज प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में रिकॉर्ड होती है उसका अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट होता है, ओके सही है। जी सर. अब हर साल ये जो अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट आएगा, इस अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट की एक एंट्री पास होगी और वो एंट्री होगी 1 मिनट। सर ये एसेट कैश प्रोविजन वो एनवायरमेंटल का ये है सर हाँ, एंट्री है. ये सिर्फ इन्वायरमेंटल की। ओके तो ठीक है, नहीं जा रहा। क्या बना दूं? जी सर. फाइनेंस कॉस्ट को डेबिट करेंगे और प्रोविजन को क्रेडिट कर देंगे। ओके तो प्रोविजन में ये ऐड हो जाएगा और फाइनेंस कॉस्ट चली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये जो अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट होता है इसको हम इंटरेस्ट कॉस्ट कंसीडर करते हैं, ओके सही है। ये ठीक है. ये सिर्फ इन्वायरमेंटल प्रोविजन के साथ है ओके या हर उस प्रोविजन के साथ है जिसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में रिकॉर्ड किया हुआ। Now next discussion is restructuring. प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बनाया जाता है तो हमें पहले ये पता करना है कि रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, फिर उसकी कंडीशंस पता करनी है कि रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन कब बनाते हैं। ओके रीस्ट्रक्चरिंग का वर्ड सुना तुमने कभी? सुनना तो शायद. कि हम बिजनेस में रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं या फला हाँ चीज के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है,
तो रीस्ट्रक्चरिंग बेसिकली होती क्या है, आईएएस की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से अगर हम जाएं तो अ रीस्ट्रक्चरिंग इज नंबर 1 अ सेल और टर्मिनेशन ऑफ अ लाइन ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस अपना कोई बिजनेस सेगमेंट या लाइन ऑफ बिजनेस या तो बेच दे या फिर क्लोज कर दे, टर्मिनेट कर दे। क्लोजर ऑफ बिजनेस लोकेशन, या फिर आप अपना कोई एरिया ऑफ ऑपरेशन बंद कर दें, सही है। या फिर मैनेजमेंट सेटअप जो होता है, जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है, उस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस कर दी जाए। या फिर कंपनी अपना बिजनेस का तरीका चेंज कर दे, यानी कंपनी जो बिजनेस कर रही है, मसलन फिजिकल बिजनेस था, अब कंपनी ऑनलाइन बिजनेस आ गई है, चेंज कर दिया कंपनी, उसको कहते हैं फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशन। अब इन तमाम चीज़ों के अंदर जब भी कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग करती है तो रीस्ट्रक्चरिंग करना में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, उस कॉस्ट का हम प्रोविजन बनाते हैं। मसलन अगर एक कंपनी अपने किसी डिपार्टमेंट को बंद करेगी, सही है, तो उसको वहां जो स्टाफ होगा उसको निकालना पड़ेगा, रिडंडेंट करना पड़ेगा, और उस स्टाफ को रिडंडेंसी की पेमेंट देनी पड़ेगी। इस रिडंडेंसी की पेमेंट के अगेंस्ट हम प्रोविजन बना लेंगे। लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग का जो प्रोविजन होता है ना, वो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती, यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग करना लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती। तो हम प्रोविजन क्यों बना रहे हैं फिर जब ऑब्लिगेशन नहीं है? प्रोविजन तो ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट बनता है। लेकिन हमने पढ़ा था कि प्रोविजन लीगल ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट भी बनता है और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट भी बनता है। इसका मतलब है अगर रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बन रहा है तो उसके पीछे कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होगी जी। और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कैसे क्रिएट होती है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आपके स्टेटमेंट से क्रिएट होती है, पास्ट प्रैक्टिसेस से क्रिएट होती है, या वर्ड ऑफ माउथ से क्रिएट, सही है। लेकिन अगर एक कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग करना लीगल ऑब्लिगेशन भी नहीं है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी नहीं है, तो फिर कंपनी प्रोविजन नहीं बनाई, सही है। अगर वो वर्ड ऑफ माउथ रहे तो, अगर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है तो प्रोविजन बनेगा, अगर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं है तो प्रोविजन नहीं बनेगा। अब रीस्ट्रक्चरिंग की जो ना कंडीशन है कि कब प्रोविजन बनाएंगे और कब प्रोविजन नहीं बनाएंगे। मसलन एक ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है तो थर्ड पार्टी के ऊपर एक्सपेक्टेशन कब क्रिएट होगी कि ये काम होगा? उसके लिए दो कंडीशन है, सही है। पहली कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1 यहां लिख देता हूं। कंडीशन नंबर 1, रीस्ट्रक्चरिंग का फॉर्मल प्लान बन चुका हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो डिसीजन लेना है ना रीस्ट्रक्चरिंग का, वो रीस्ट्रक्चरिंग का डिसीजन प्रॉपर्ली लिया जा चुका हो। फॉर्मल प्लान का मतलब ये होता है। और सिर्फ फॉर्मल प्लान का होना काफी नहीं है, उसकी डिसीजन की पब्लिक अनाउंसमेंट भी हो चुकी हो। अब नॉर्मली देखो क्या होता है, अगर हम किसी बिजनेस में किसी पर्टिकुलर एरिया को क्लोज कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को क्लोज कर रहे हैं, वेलकम, हेलो जी सर, वेलकम, थैंक यू सर। लेट हो गए आप? जी सर, वो थोड़ा ऑफिस में फंसा हुआ था। अच्छा चले, खैर है। अच्छा, हमने वहीं से स्टार्ट किया है प्रोविजन जो हम कर रहे थे, तो हमने कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन की डिस्कशन स्टार्ट की है। तो मैं रीस्ट्रक्चरिंग को दोबारा डिफाइन कर देता हूँ कि एक स्पेसिफिक प्रोविजन बनता है रीस्ट्रक्चरिंग के अगेंस्ट। अच्छा, रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? रीस्ट्रक्चरिंग होती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कोई लाइन ऑफ बिजनेस या तो क्लोज कर दिया हो, या बेच दिया हो किसी थर्ड पार्टी को, या अपना कोई बिजनेस लोकेशन बंद कर दी हो, या मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस कर दी हो, या कंपनी ने अपना वे ऑफ बिजनेस इंटायरली चेंज कर दिया हो, विच इज कॉल्ड फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशन। अगर इनमें से कोई भी एक्टिविटी हो रही है, सो इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट।
और उस कॉस्ट के अगेंस्ट हम प्रोविजन पहले से री एस्टिमेट कर सकते हैं। बट रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बनाने के लिए हमारे पास कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग करना कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती। तो हम ये चेक करेंगे जब भी रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बनाने जाएंगे, तो हम ये चेक करेंगे कि इज देयर एनी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। इफ आंसर इज यस तो प्रोविजन बनेगा, और इफ आंसर इज नो तो फिर देयर विल बी नो प्रोविजन। अब ये चेक करने के लिए कि रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बनना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है या नहीं, ये 2 पॉइंट मीट होना जरूरी है कि जो रीस्ट्रक्चरिंग का डिसीजन है उसका बाकायदा एक फॉर्मल प्लान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बन चुका हो, और उस फॉर्मल प्लान को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पब्लिकली अनाउंस भी कर दिया हो 31 दिसंबर से पहले, ताकि जो भी उस डिसीजन की अफेक्टेड पार्टीज हैं उन पे एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाए कि बिजनेस इज डूइंग आइदर सेलिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट और टर्मिनेटिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट। अगर सिर्फ फॉर्मल प्लान बना हुआ है और उसकी पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं हुई तो हम प्रोविजन नहीं बना सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुई। मसलन आप एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बिजनेस में काम करते हैं, और आपको र्यूमर सुनने को मिल रहे हैं कि जी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बंद होने वाला है। क्या उस र्यूमर को सुनकर आप एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर लेंगे या वेट करेंगे कि मैनेजमेंट अनाउंस कर दे कि जी हम इसको बंद करने वाले हैं? क्या ख्याल है? सर वेट करना चाहिए। तो एज पर IAS 37 सिर्फ फॉर्मल प्लान काफी नहीं है। पब्लिक अनाउंसमेंट जब तक नहीं होगी, जब तक मैनेजमेंट अपने जो भी वर्ड ऑफ माउथ है उसके ऊपर वैलिड नहीं रहेगी। अगर पब्लिक अनाउंसमेंट एक दफा हो गई तो इसका मतलब है वर्ड ऑफ माउथ चला गया, अब आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई। सो IAS 37 सेज दैट कि आप रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बना सकते हैं। अब रीस्ट्रक्चरिंग की कई टाइप्स होती हैं, तो इस चीज में प्रोविजन किस तरह से बनेगा? फॉर एग्जाम्पल, इफ रीस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व सेल ऑफ ऑपरेशन, दैट मीन्स जैसे यूनिलीवर ने अपना एक पार्ट किसी को बेच दिया था एक जमाने में, तो कोई ऑपरेशन आपने सेल कर दिया, तो रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए ये 2 कंडीशंस तो मिनिमम होनी जरूरी है। अगर सेल ऑफ ऑपरेशन होगा तो एक और कंडीशन होगी, दैट इज रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन ओनली आफ्टर अ बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। प्रोविजन हम उस कंडीशन में बनाएंगे या उस वक्त तक नहीं बना सकते जब तक एक सेल एग्रीमेंट ना हो चुका। अगर एक सेल एग्रीमेंट हो गया तो अब उस सेल ऑफ ऑपरेशन में जो कॉस्ट लगनी है उस कॉस्ट के अगेंस्ट हम प्रोविजन बना सकते हैं। इसी तरह अगर सेल ऑफ ऑपरेशन तो नहीं हो रहा, लेकिन आप अपनी कोई पर्टिकुलर लोकेशन बंद कर रहे हैं या रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तो फिर प्रोविजन बनाएंगे हम व्हेन देयर इज अ डिटेल प्लान इज अडॉप्टेड एंड स्टार्टेड बीइंग इम्प्लीमेंटेड और अनाउंस्ड टू दोज अफेक्टेड। अ बोर्ड डिसीजन इज इनसफिशिएंट, ओनली अ बोर्ड डिसीजन इज इनसफिशिएंट, यानी कि बोर्ड डिसीजन काफी नहीं है, बोर्ड डिसीजन भी होना चाहिए और उसकी पब्लिक अनाउंसमेंट भी होनी चाहिए। सही है? सही। अच्छा, बाज लोग आर्ग्यू करते हैं या बाज डायरेक्टर्स ये आर्ग्यू करते हैं कि जी हमें फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं, तो फ्यूचर में जो लॉसेस होने वाले हैं उसका प्रोविजन बना लेते हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। आप प्रोविजन लायबिलिटी का बनाते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस का प्रोविजन बन सकता है? तो हम ये पूछेंगे, इसका आंसर हम यूं देंगे, क्या फ्यूचर में होने वाले लॉसेस हमारी लायबिलिटी हैं? नहीं। अभी तो हुए ही नहीं है, तो लायबिलिटी कैसी बनी? Exactly. That's the reason why provisions are not recognized for future operating losses even in a restructuring। तो अगर आपको फ्यूचर में लॉसेस होंगे तो आप उस लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं, तो इसलिए वो ऑब्लिगेशन तो है ही नहीं, क्योंकि ऑब्लिगेशन इज समथिंग विच इज अनअवॉइडेबल। सही है जी? जी सर। अच्छा,
बाज दफा ये होता है कि जब आप रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारी कॉस्ट लग रही होती है, जैसे रिडंडेंसी कॉस्ट है, फिर आप उस डिपार्टमेंट को बंद कर देंगे तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होके कहीं और चला जाएगा, शिफ्टिंग होगी, ये वो। तो रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर जो एस्टिमेशन होगी प्रोविजन की, उसकी कॉस्ट में हम क्या क्या कंसिडर करेंगे, इस पर आईएएस की गाइडलाइंस है। Restructuring provision should include only direct expenditure necessarily entailed by the restructuring, not costs that associated with the ongoing activities of the entity. ये cost estimate करने का या entry pass करने का इन्होंने amount बताया। मसलन जो भी restructuring करने से directly attributable cost आ रही है उसका provision बनाएंगे, उसके अलावा जो cost होगी वो restructuring के provision में नहीं जाएगी। जैसे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नॉर्मली क्या होती है, रिडंडेंसी कॉस्ट। अच्छा, ये मैं बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले कि प्रोविजन हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन उसकी जो डेबिट एंट्री होती है वो समटाइम्स एक्सपेंस होता है और समटाइम्स हम एसेट को डेबिट करते हैं। व्हेन अ प्रोविजन और अ लायबिलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड, द डेबिट एंट्री फॉर अ प्रोविजन इज नॉट ऑलवेज एन एक्सपेंस. Sometimes the provision may form part of the cost of the asset. Example, included in the cost of inventories or an obligation for environmental cleanup when a new mine is opened or an offshore oil rig is installed. तो मैंने ये बताया था कि environmental provision जो होते हैं, अगर वो किसी asset की installation से related हो तो फिर उस provision का जो debit amount है वो हम उसी asset की cost में add कर देंगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं करेंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा लेकिन वाया डेप्रिसिएशन जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट इशू देखिए, पास्ट में ऐसा होता था कि प्रोविजन को मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल करते थे डायरेक्टर्स। तो वो क्या करते थे, एक चीज का प्रोविजन बनाया, मसलन प्रोविजन फॉर वारंटी, और कोई क्लेम नहीं आया तो वो कहते थे ये प्रोविजन चले हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी और चीज के लिए, प्रोविजन रहेगा क्योंकि हमने अब इसको दूसरी चीज से सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो IAS 37 ने इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, एंड IAS 37 सेज दैट कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्रोविजन बनाया और वो पर्पस खत्म हो गया तो आपको उस प्रोविजन को भी खत्म करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। उसको आप किसी दूसरे पर्पस से ऑफसेट नहीं कर सकते। अगर आपको किसी और पर्पस के लिए दोबारा प्रोविजन बनाना है तो पहले उस पुराने वाले को ऑफसेट करें और नए वाले को रिक्रिएट कर लें। सो ताकि यूजर को मिसलीड ना किया जा सके, यूजर को क्लियर कट पता हो कि एक प्रोविजन क्यों बना था और अब प्रोविजन वो रिवर्स हो गया, इसका मतलब है उसकी जरूरत नहीं है, और अब जो नया प्रोविजन किया गया है उसका एक सेपरेट पर्पस है, उसकी एक सेपरेट इंटेंशन है। So provision should only be used for the purpose for which they were originally recognized. They should be reviewed at each balance sheet date and adjust to reflect the current best estimate. मसलन इंक्रीज होगा तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे और डिक्रीज होगा तो इनकम रिकॉर्ड कर देंगे। But if it is no longer probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, the provision must be या should be reversed. उस प्रोविजन को हम एलिमिनेट कर देंगे। और मैंने एंट्री क्या बताई थी रिवर्स करने की, प्रोविजन को डेबिट करेंगे, प्रोविजन को डेबिट करेंगे और पीएनएल को, इनकम को क्रेडिट कर देंगे। सही है। तो मेनली आप ये एंट्री याद रखें कि इंक्रीज इन प्रोविजन को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है और डिक्रीज इन प्रोविजन को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये प्रोविजन की कहानी होगी खत्म। ये सारी चीजें जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी ये सब इस हैंडआउट में लिखी हुई है ना। डेफिनेशन क्या है, लायबिलिटी क्या है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, रिकग्निशन ऑफ प्रोविजन, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, मेजरमेंट ऑफ प्रोविजन। सही। और आज हमने ये डिस्कस किया था रीइंबर्समेंट, रीमेजरमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग, एनवायरमेंटल प्रोविजन। अब लास्ट एक चीज बाकी रह गई है इसके अंदर, एक तो होता है प्रोविजन जो कि लायबिलिटी का बनता है। सही है। एक होती है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। सुना है कभी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के बारे में? यस सर। बताएं अगर आपको कोई आइडिया है तो। सर वही होती है जो विच मे और मे नॉट अकर। तो क्या ये लायबिलिटी होती है?
सर वो इसको कहते ही वो है ना, कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है ना सर ये। क्या इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं सर, इसको आई थिंक जहां तक मुझे याद पड़ता है हम लोग इसको बैलेंस शीट के नोट्स में नीचे दिखाते हैं, ऑडिटेड स्टेटमेंट में। सही है, इसको तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सही है। लेट्स सी कि या ये होती क्या है, फिर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बात करते हैं। यस। कंटीजेंट लायबिलिटी, सिंस देयर इज अ, अच्छा पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन पे जाता हूँ, ये तो ट्रीटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, डेफिनेशन ऊपर थी। कंटीजेंट लायबिलिटी, सो कंटीजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन, अच्छा ऑब्वियसली नाम के साथ कंटीजेंट लगा हुआ है तो इसका मतलब है लायबिलिटी एक अलग चीज है, कंटीजेंट लायबिलिटी एक अलग चीज है, ठीक है। ट्रू। लायबिलिटी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, और कंटीजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है प्रेजेंट पॉसिबल ऑब्लिगेशन। ये बुनियादी फर्क है, ठीक है। यानी कि ऑब्लिगेशन हो भी सकती है और ऑब्लिगेशन नहीं भी हो नहीं सकती, भी हो सकता। और वो किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के ऊपर बेस कर रही है। जैसे अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में जब कोर्ट केसेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जब कोई कोर्ट केस होता है, तो उसके अंदर ये होता है कि हमारी फेवर में भी केस आ सकता है और हमारी अगेंस्ट भी आ सकता है। तो हम कहते हैं लाइबिलिटी नहीं है, हम कहते हैं अगर, यहाँ पर वर्ड आ जाता है अगर, कहते हैं अगर हम केस हारे तो ये लाइबिलिटी बनेगी। तो हम कहते हैं फिलहाल क्या है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग पे डिपेंड करते हैं। वाइल अगर मैं किसी चीज को लाइबिलिटी कहूंगा तो लाइबिलिटी का मतलब है बस ये हो गई, अब इसमें मैं और अगर मगर नहीं हो सकता। क्लियर? यस सर। अच्छा, कंटीजेंट लाइबिलिटी की वजह से दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन जो मैंने हाईलाइट की है कि एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड कर रही है, ये तो क्लियर कट कंटीजेंट लाइबिलिटी। एक डेफिनेशन और है जो कि आगे लिखी भी है, अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अब देखें यहाँ पर जब मैं ये कहता हूं कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, तो ऊपर लायबिलिटी की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, तो मेरा दिमाग जाएगा कि ये तो लायबिलिटी है, सो व्हाई इट इज रिटन इन कंटीजेंट लायबिलिटी डेफिनेशन। तो हमने डिस्कस किया था कि लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, और लायबिलिटी के लिए जरूरी है कि आपका जो आउटफ्लो हो वो प्रोबेबल होना चाहिए जी। और अमाउंट रिलायबली मेजर होना चाहिए। तीन कंडीशन है ना। जी। तो अब आपके ऊपर एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ तो गई, लेकिन वो लायबिलिटी इसलिए नहीं बन रही क्योंकि या तो पेमेंट होने के चांसेस प्रोबेबल नहीं है या अमाउंट रिलायबली एस्टिमेट नहीं है। तो बिकॉज ऑफ पार्शियल मीटिंग द डेफिनेशन, हम इसको फॉर द टाइमिंग क्या कहेंगे, इट्स अ कंटीजेंट लायबिलिटी। लेकिन जैसे ही पेमेंट प्रोबेबल हो जाएगी या अमाउंट रिलायबली मेजर हो जाएगा, ये कंटीजेंट की कैटेगरी से निकलकर लायबिलिटी की कैटेगरी में आ ठीक जाएगा। है जी सर। और जब तक ये कंटीजेंट है प्रोविजन नहीं बन सकता। जैसे ही ये कंटीजेंट की कैटेगरी से निकलकर लायबिलिटी की कैटेगरी में आएगी तो हम प्रोविजन बुक कर लेंगे। हाँ सही है? जी सर। या अच्छा, अब कंटीजेंट लायबिलिटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये कंटीजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, क्या करते हैं? रिकॉर्ड तो नहीं करते, ये तो आप माइंड में रख लें बगैर पढ़े, लेकिन डिस्क्लोज समटाइम्स करते हैं, समटाइम्स नहीं करते। अभी इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, सिंस देयर इज कॉमन ग्राउंड एज रिगार्ड लायबिलिटीज दैट आर अनसर्टेन, IAS 37 also deals with contingencies. It requires that entity should not recognize contingent liabilities, यानी कि contingent liabilities को आप recognize नहीं कर सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते, but should be disclose them. तो उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, नोट्स में कंटीजेंट लायबिलिटी के अगेंस्ट आप डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, सही है। लेकिन ओके। अगर आउटफ्लो होने के चांसेस रिमोट हुए तो डिस्क्लोजर की भी जरूरत नहीं है। तो समझ में आया ट्रीटमेंट पूरा? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लायबिलिटी है तो प्रोविजन बना, कंटीजेंट लायबिलिटी है तो डिस्क्लोजर में जाएगा, लेकिन अगर आउटफ्लो होने के चांसेस बिल्कुल रिमोट हो तो अब कंटीजेंट लायबिलिटी तो है लेकिन डिस्क्लोजर इज नॉट नेसेसरी। मोशी
सही है। सही है सर। अच्छा, मैं इधर जो ना वो एक चार्ट बना देता हूँ आपकी आसानी के लिए, कि आपको पूरा ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली समझ में आए। ये देखें, ये हो गई कंटीजेंट लायबिलिटी, और इसके साथ ही मैं कंटीजेंट एसेट भी बना देता हूँ ताकि ट्रीटमेंट पूरा हो जाए। और ये हो गए कंटीजेंट एसेट। अब देखें चांसेस क्या है। चांसेस हो सकते हैं किसी भी चीज़ के वर्चुअली सर्टेन, चांसेस हो सकते हैं प्रोबेबल, चांसेस हो सकते हैं पॉसिबल, और चांसेस हो सकते हैं रिमोट। अब ये कैसे पता लगेगा रिमोट क्या होता है, पॉसिबल क्या होता है, प्रोबेबल क्या होता है और वर्चुअली सर्टेन क्या होता है? तो अगर चांसेस मोर देन 95% हुए तो हम कहेंगे वर्चुअली सर्टेन है। अगर चांसेस 50 से ज़्यादा हुए, अप टू 95 हुए, तो हम कहेंगे प्रोबेबल है। और अगर चांसेस 5% से ज़्यादा हुए और अप टू 50 हुए तो पॉसिबल, और अप टू 5% हुए तो रिमोट चांसेस। सही है। अब देखें, अगर कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है और चांसेस रिमोट है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? नो डिस्क्लोजर, कहीं भी बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है और चांसेस पॉसिबल है तो नोट्स में डिस्क्लोज कर देंगे। लेकिन अगर चांसेस पॉसिबिलिटी से बढ़कर प्रोबेबल में शिफ्ट हो गए तो अब वो लायबिलिटी बन जाएगी और उसका हम प्रोविजन बना लेंगे। यहां से ऑनवर्ड्स ये लायबिलिटी रिकॉर्ड होती है, क्योंकि कॉन्टीजेंसी यहाँ पर आके खत्म हो जाती है। सर ये जो परसेंटेजेस हैं ये आईएफआरएस में डिफाइन है या एसीसीए की अज्यूम की हुई है? ये बिजनेस नॉर्म है, ये नॉर्म क्रिएट हुआ है, बिजनेस प्रैक्टिसेस समझना है। अच्छा, लेकिन सर फिर उस तरह से तो ये नेचर में सब्जेक्टिव रहेगा ना, हाँ बिल्कुल। क्योंकि लाजमी तो नहीं है कि आप भी 5 to 50% को ही पॉसिबल बोलें, हो सकता है आप 35 to 50 को पॉसिबल बोल सकते हैं। बट एनीवे, आई गॉट द आंसर। ये बिजनेस लेकिन ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, और बिजनेस गॉट इट। प्रैक्टिसेस में जो स्टैंडर्ड होता है सब उसको बेंचमार्क बना के कहते हैं हाँ यार यही है, सब यही करते हैं। अब आप डिसएग्री सही। करें, लेकिन अगर आपका ऑडिटर है और आप ये ट्रीटमेंट उसे करके दिखाते हैं कि आप कहें जी मैं तो 15% को रिमोट मानता हूँ और मैं 15% के केस में भी डिस्क्लोजर नहीं दूंगा, तो ऑडिटर कहेगा IAS 37 की वायलेशन हो रही है, क्योंकि वो प्रैक्टिस के हिसाब से कहेगा कि नहीं 5% होगा। अनटिल एंड अनलेस कि आप प्रूफ कर देंगे वाकई नहीं, जस्टिफाई कर दें आप कि नहीं जी IAS सही नहीं है, या IAS की प्रेजेंटेशन सही नहीं है, या IAS से मिसलीडिंग पिक्चर हो रही है, तो ऑडिटर कहेगा ठीक है, अगर आप जस्टिफाई कर दें यू कैन बायपास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सही है सर। सही है। तो अकाउंटिंग Yeah. स्टैंडर्ड से भी आप हट सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि आप जस्टिफिकेशन दें कि आप क्यों हट रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि ऑडिटर सिर्फ ये देखता है कि IAS फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, और अगर IAS फॉलो नहीं होते तो वो अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देता है। ऐसा नहीं है। हाँ, अगर IAS फॉलो नहीं हो रहे और मैनेजमेंट कह रही है कि नहीं जी हम तो फॉलो भी नहीं करेंगे और जस्टिफिकेशन भी नहीं देंगे, तो फिर ऑडिटर क्या करता है, फिर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर उस फैक्ट को क्वालिफाई कर देता है ताकि शेयर होल्डर्स तक ये बात पहुंच जाए कि मैनेजमेंट जो है ना गड़बड़ कर रही है। लेकिन सर कई मामलात में जो है वो हम लोग बिजनेस जजमेंट को देखते हैं, और वो क्योंकि इवन जो अगर आप आईएफआरएस को और यूएस गैप को कंपेयर करें ना, तो वो यूएस गैप ज्यादा रूल बेस्ड है। आईएफआरएस में कई जगह पर ग्रे एरिया रहता है, तो उसको अक्सर अच्छे तरीके से कर सकता है अगर कोई अच्छा अकाउंटेंट होता है तो। बिल्कुल। और ये जो IFRS और US गैप के अंदर ये जो डिफरेंसेस हैं, इन्हीं की वजह से IAS IFRS में कन्वर्ट हुए। या अभी तो इनका वो प्लान भी चल रहा है ना, मैं तो खुद वो उसका कोसो का मेंबर हूँ, जो कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना यूएस में।
तो वहां से वो अपडेट्स मेरे पास आते रहते हैं। अब तो ये कन्वर्जन्स के ऊपर काफी अरसे से काम कर रहे हैं और काफी चीजों में अब इनका वो हो रहा है कि ये एक ही तरह के स्टैंडर्ड वो हो जाएंगे, हाँ, वो उन्होंने काफी अर्से से डिफरेंस नहीं किया हुआ है, आएगा। काफी हाँ, काफी काफी। चीजों में सिमिलैरिटी आ भी गई है सर, वो ले भी आए हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि उनका वो जो AICPA जो अपने अपडेट्स निकालती है ना सर, उसमें अगर आप देखें तो वो मोर और लेस अब अक्सर केसों में वो वही रहते हैं, IFRS से ऑलमोस्ट मैच कर रहे होते हैं। क्योंकि इनका प्लान है कि ये पूरी दुनिया को एक सिंगल स्टैंडर्ड के ऊपर लेकर आना चाहते हैं, ताकि दुनिया में जो कंपैरिजन का इशू है कि अमेरिकन एक अलग तरीके से हाँ अकाउंटिंग करते हैं और ब्रिटिश एक अलग तरीके से अकाउंट करते हैं, वो सारे डिफरेंसेस खत्म हो जाए। या खैर, लास्ट इशू, कॉन्टिजेंट एसेट। अब कॉन्टिजेंट एसेट को आप कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का रिवर्स समझ लें। रिवर्स इस तरह से समझ लें कि आपको एक इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना है, लेकिन वो इकोनॉमिक बेनिफिट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग पे डिपेंड करता है। तो जैसे वही कोर्ट केस वाली एग्जांपल। उसको रिवर्स कर लें कि हाँ, उसको रिवर्स कर लो। आपने अपने सप्लायर पे केस फाइल कर दिया। सही। जब आपने अपने सप्लायर पे केस फाइल किया, और आपको ये कैसे पता लगेगा कि केस आपके फेवर में आएगा या आपके फेवर में नहीं आएगा? अगर फेवर में आया तो इकोनॉमिक बेनिफिट, नहीं आया तो इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं। तो आप लॉयर से पूछेंगे और लॉयर आपको केस के चांसेस के बारे में बताएगा, जिससे आप ये हम्म। जज करेंगे कि ये रिमोट है, पॉसिबल है, प्रोबेबल है या वर्चुअली सर्टेन है। सही है? राइट। The definition says that a contingent asset is a possible asset that arises from past event, पास्ट। but whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain events not wholly within the control of the entity। यानी कि उसके होने और ना होना डिपेंड करता है किसी चीज के ऊपर। तो इसलिए हम क्लियर कट नहीं कह रहे कि ये एसेट है, हम कह रहे हैं कि ये एक पॉसिबल एसेट है, और हर पॉसिबल एसेट को आप क्या कहेंगे कि ये कॉन्टीजेंट एसेट है। ये तो हो गई डेफिनेशन। नाउ इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कॉन्टीजेंट एसेट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। जिस तरह कॉन्टीजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इस तरह कॉन्टीजेंट एसेट को भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन डिस्क्लोज करेंगे। कब डिस्क्लोज करेंगे? व्हेन एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल। लेकिन अगर चांसेस वर्चुअली सर्टेन हो जाएं, तो अब वो कॉन्टीजेंट एसेट नहीं रहेगा और उसको बैलेंस शीट में एसेट रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसी कॉलम के अंदर, कि अगर चांसेस रिमोट हैं तो हम कहेंगे कॉन्टीजेंट एसेट तो है लेकिन डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं। और अगर चांसेस पॉसिबल हो जाएं तब भी हम कहेंगे कि कॉन्टीजेंट एसेट तो है लेकिन डिस्क्लोजर इज नॉट नीडेड। लेकिन अगर चांसेस प्रोबेबल हो गए तो हम इसको डिस्क्लोज करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर चांसेस वर्चुअली सर्टेन हो गए तो अब ये कॉन्टीजेंट एसेट नहीं रहा, इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे एंड इट्स बिकम एन एसेट। तो सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर ये रिकॉर्ड होगा, वरना एक कंडीशन में ये डिस्क्लोज होगा और बाकी दो केसेस में ये इतना अनइम्पॉर्टेंट है कि इसकी डिस्क्लोजर की भी जरूरत नहीं। ना बताएं आप यूजर को। ठीक है जी? सही है सर। वो रिकग्निशन की एंट्रीज क्या होंगी, एसेट और लायबिलिटी दोनों की किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? एसेट को डेबिट कर देंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। बट सर अगेंस्ट, ये तो डिपेंड करता है ना कि आपको अगर कैश पे करना है या कैश रिसीव करना है, उस पर डिपेंड करता है। मसलन अगर आपके खिलाफ किसी ने कोर्ट केस किया और उस कोर्ट केस के अंदर अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर एक लायबिलिटी आ जाएगी, तो आपको लगता है कि लायबिलिटी है, तो फिर आप लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। और उसी कोर्ट केस के अंदर अगर आपको लगता है कि एक एसेट आएगा तो इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ता है, तो एसेट को डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम बुक कर लेंगे।
उसका हेड आप कोई Okay. भी बना दें इनकम और एक्सपेंस का, जो भी आपको सही समझ। रेलेवेंट लगता है। हेड में हमें कोई एतराज नहीं, जो बनाना चाहे बना दे। अच्छा, अब हमारे सही। कितने आईएएस हो गए? IS 30 हो गया, IS 16, प्रॉपर्टी 37. प्लान एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, इम्पेयरमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट, IS 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, IS 12 डेफर्ड टैक्स और IS 37 प्रोविजन कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कॉन्टीजेंट एसेट। अब मैं क्या करूंगा, तो हमारी आगे सेटिंग्स हुआ करेंगी ना, तो उसमें से एक सवाल उठा के किट में से आपको दूंगा जो जो आईएएस होते जा रहे होंगे, ठीक है, ताकि हम Okay. किट के जो पार्ट क्वेश्चन हैं या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में इन आईएएस में से एडजस्टमेंट आई है उसको साथ साथ निपटा देंगे। Okay. अच्छा, अब हमारा ठीक एजेंडा है। ये होगा कि अब हम मैंने आपको बताया था हमारे पास एक बड़ा टॉपिक है रेशो एनालिसिस, यस। एक बड़ा टॉपिक है कैश फ्लो, जी एक बड़ा टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स और एक जी बड़ा टॉपिक है ग्रुप अकाउंटिंग। जी तो अब हम क्या करेंगे, हम एक बड़ा टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर कुछ आईएएस करेंगे, फिर एक बड़ा टॉपिक करेंगे, फिर कुछ आईएएस करेंगे, ताकि रिमेनिंग आईएएस भी निमट जाए, हमारे बड़े टॉपिक की तुम लोग पीछे से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। जी सर। सही है, तो लेट्स बिगिन विद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। 1 मिनट, स्क्रीन शेयर हो जाएगी। पहले मैं ये चीज देख लूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ कैश, कैश फ्लो को गवर्न करता है IAS 7। अब IAS 7 हमें डिटेल रूल्स बताएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन सी हेडिंग्स होती हैं, और हम उस कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए हमें जो एडजस्टमेंट दी जाएंगी वो IAS रिलेटेड होंगी। तो उस IAS की बेसिस के ऊपर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। देखें, अकाउंटिंग जो होती है, जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पर होती है। अक्रूवल बेसिस क्या होता है कि आपने एक्सपेंस जो रिकॉर्ड किए हुए होते हैं उसमें से बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो नॉट येट पेड होते हैं, फिर भी रिकॉर्डेड होते हैं। इसी तरह बहुत सारी इनकम ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, नॉट येट रिसीव्ड, वो भी इनकम में पड़ी हुई होती है, क्योंकि अक्रूवल मेथड सेज दैट इट हैज नो कनेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू कैश। तो हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं करते ना। अगर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करेंगे तो हम इनफ्लो और आउटफ्लो की बेसिस पर अकाउंटिंग करेंगे। तो हम इनकर्ड होने पर अकाउंटिंग करते हैं, रिसीव होने पर अकाउंटिंग नहीं करते, इसको कहते हैं अक्रूवल बेसिस। ठीक, अब जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ये दोनों अक्रूवल बेसिस की बेस पे बनी हुई होती है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स रियल पिक्चर देखना चाहता हो कि इस वक्त कंपनी के पास कितना कैश फ्लो मौजूद है, तो उसे बैलेंस शीट से अंदाजा तो हो सकता है। जो बैलेंस शीट के अंदर कैश एट बैंक रखा हुआ होगा, फॉर एग्जांपल $1 मिलियन का कैश एट बैंक रखा हुआ है, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? क्या अच्छी ख्याल? बात है सर। लेकिन सोर्स नहीं पता ना हमें। हो सकता है 31 दिसंबर पे जो ईयर एंड होने वाला हो उससे एक दिन पहले आपने एक बैंक से 1 मिलियन का लोन लिया हो। अब ये बुरी बात हो गई। पहले हम समझ रहे थे कंपनी के पास बहुत अच्छा कैश मौजूद है, कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, लिक्विडिटी अच्छी है। अब पता लगा ओहो ये तो लोन लिया हुआ है और बर्डन, लायबिलिटी। तो जो भी कंपनी की कैश पोजीशन है ओवरऑल, उसके लिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ताकि हमें ये पता लग जाए कि कैश फ्लो जो बैलेंस शीट में रखा हुआ है उसकी सोर्स क्या है
और वो कहाँ कहाँ से अराइज हुआ। तो एक कैश फ्लो अराइज हो सकता है फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और फ्रॉम फाइनेंस जिसको हम कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो IAS 7 में जब हम पूरा कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम डिस्क्लोज करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इसी तरह कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ताकि यूजर को ये पता लग जाए कि कंपनी के पास जो कैश मौजूद है उसकी ओवरऑल बैक हैंड पर, उसके बैकग्राउंड पर उसके है क्या। क्या वो पैसा फाइनेंसिंग से आया, क्या वो पैसा इन्वेस्टमेंट में कंज्यूम हुआ, या कंपनी के ऑपरेशन इतने अच्छे हैं कि वहां से कंपनी ने कैश फ्लो जनरेट किया। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए प्रॉफिट की नहीं, बिजनेस को चलाने के लिए कैश फ्लो की जरूरत होती है। प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपके पास लिक्विडिटी अगर नहीं होगी तो कंपनी बिकम्स बैंकरप्ट कंपनी। उसके लेंडर्स जो हैं कंपनी को बैंकरप्सी में लेके जा सकते हैं। इसी तरह अगर शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड नहीं देंगे तो शेयर होल्डर फिर आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, राइट? जी या तो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि एक कैश फ्लो का फॉर्मेट क्या है, और F7 लेवल के ऊपर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, कौन कौन सी एंट्री आ सकती हैं, सही है। और फिर उसके जी बाद सर। उसको बनाने के लिए जो जो IAS की रिक्वायरमेंट होगी उसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं इस मीटिंग को क्लोज करके एक नई मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि हम फ्रेश कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करें। जी सर। बस 1 मिनट मुझे दें।